असदुद्दीन ओवैसी का तारुफ यह है, सुनो, मैं किसी तारीफ का मोहताज नहीं हूं। मैं पाक रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का कुत्ता हूं, ये मेरी तारीफ और तारुफ है। मुझे किसी की तारीफ या हिमायत या वाहवाह की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा कहा और आज भी कह रहा हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में मुझे इतनी इज्जत दी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं उस मुकाम पर पहुंचूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लगाएंगे नारा, ठहरो, आखिर में लगाएंगे, बहुत लगाएंगे, ठहरो, लगाएंगे। अरे मेरे शेर, मेरे साथ नारा लगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब एक और नारा लगाना है, वो किसानों तक जाना। वो लड़ रहे मोदी के खिलाफ सिंगूर बॉर्डर पर। मेरे शेरों, लगाएंगे नारा आप तो लगाओ। हिंदुस्तान, भारत, भारत। जरा जोर से पुकारो, ऐसा नहीं होता अभी से तुम हाँ हाँ कर रहे, हाँ पर क्या। जरा पूरी ताकत के साथ पूरा हिल जाना। भारत, भारत का किसान, भारत का किसान, भारत का किसान। हाँ बैठो। ये मजा नहीं आता कांग्रेस दूसरी पार्टियों में, अपने पास ही चलता। ये मिर्ची है ना यहां पर, बैठो। मजलिस से मुखालिफत, हम बिहार में इलेक्शन लड़े, बिहार में इलेक्शन 20 सीट पर लड़े, 20 सीट पर हम इलेक्शन लड़े। अच्छा, पहले बिहार से पहले कर्नाटका असेंबली के इलेक्शन में हम कुमारस्वामी और देवेगौड़ा साहब की तारीफ करें। ये हमारे को नहीं मालूम था तारीफ करे। जब उन्होंने सीएम बन रहे थे, मैं मुल्क से बाहर था, उम्रा करने जा रहा था। बोले आप आओ, मेरा मैं नहीं आता। बोले क्यों नहीं आते? बोला मैं डाइस पे नहीं खड़ा रहता, एक से एक हमा किस्म के लोग बैठे हैं, मैं नहीं आ सकता। और आप बहुत बड़ी गलती कर रहे कुमारस्वामी, कांग्रेस के साथ जाकर आप पछताएंगे, याद रखना। गए, मगर आप देखे तो क्या है, कुमारस्वामी भी बीजेपी के साथ हाथ में हाथ पकड़ के रोमांस कर रहे हैं। चेयरमैन हमारे को दे दो, तुम वाइस चेयरमैन। ये कैसा मोहब्बत है रे तुम लोगों की? एक पे रहना ना, वो भी नहीं। अब चेयरमैन का इलेक्शन है, हमारे को चेयरमैन दे दो, हमारे को वो दे दो। अरे गारत का घड़ा भरता नहीं तुम लोगों का। जो भी हमारे को लाओ 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 लाओ, जो भी है खींच लो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बिहार में 20 सीट पर हम लड़े, 5 पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी। अब बचे जो 15 सीट है, 9 सीट पर आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएलए बनके महागठबंधन बनाए। 9 पे वो जीत गए हमारे खिलाफ, 6 पे नीतीश कुमार और बीजेपी जीती। अच्छा, वो 9 जो जीते, जहां पर हमारे 9 कैंडिडेट थे, उनकी मेजॉरिटी हमारे को जो वोट मिले उससे बढ़ के मिले। जो 6 एनडीए जीती, पानी पिला रहे, इतनी हिम्मत तुम्हारी। हम सबको पानी पिला रहे हो, हमारे को बॉटल दे रहे। 6 सीट पे एनडीए जीती, उनका जो टोटल वोट था वो मजलिस के उम्मीदवारों से बढ़ के था, हर कैंडिडेट का। मगर उसके बाद शुरू हो गए, देखो उन्हों करे, देखो उन्हों करे। अरे प्यारे, 70 साल से कोई तुमके सामने खड़ा नहीं हुआ था, अब खड़ा हुआ बोलने के लिए, मैं खड़ा हूं, तुम्हारे को हराऊंगा। क्या करते करो तुम, अब क्या किया तुमने बताओ? आज बिहार की सरजमीन पर, सीमांचल की सरजमीन पर, सीमांचल की जनता ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब किया और वहां की
खास तौर से खवातीन से जब जाकर मीडिया के लोग पूछते थे अब की बार किसको वोट देंगे, वो गोल टोपी वाले को दे रहे। मेरे को जब मालूम ना मिला गोल टोपी तो सबकी गोल रही थी, ये बोले नहीं वो गोल टोपी वाला। तो मीडिया के लोगों ने बोला क्यों देंगे, तो हमारी माँ और बहन ने कहा कि उसको सत्ता से मोहब्बत नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। हमको इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद यही है कि दलित मुसलमान से इंसाफ हो। मैं शुरुआत में ही एक बात का जिक्र करना बेहद जरूरी समझता हूं, और खास तौर से आज 30 जनवरी है और 30 जनवरी को भी हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी तारीखी हैसियत उसको हासिल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, और ख़ास तौर से मैं अपने नौजवानों के लिए, उनको बताने के लिए, पैगाम देने के लिए बात कह रहा हूं। 30 जनवरी को शाम 5:17 पर 1948 में महात्मा गांधी का कत्ल किया गया था, और आजाद हिंदुस्तान का अगर कोई सबसे पहला टेररिस्ट था तो उसका नाम नाथूराम गोडसे था। और इसी नाथूराम गोडसे ने नारायण आप्टे के साथ और मुख्तलिफ अपने साथियों के साथ मिलकर, जिसमें कॉन्स्पिरेसी करने में सावरकर भी शामिल थे, इन सब ने साजिश करके महात्मा गांधी का कत्ल किया। और गोडसे ने बिरला हाउस दिल्ली में जब हर शाम महात्मा गांधी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को बिठाकर उनकी मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबों से या उनसे दुआ करवाते थे या उनसे उन किताबों से उनको पढ़वाते थे, तो उस दिन और उससे पहले एक तनाव का माहौल था कि शाम के वक्त में जब कभी भी महात्मा गांधी, जिसको अंग्रेजी में कहते प्रेयर मीटिंग करते, और जब कुरान की तिलावत करने के लिए कोई मुसलमान पढ़ता तो बहुत से लोग उसकी मुखालिफत करते थे, मगर महात्मा गांधी उन मुखालिफत की परवाह नहीं करते थे और कहते थे कि पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, दीगर मज़ाहिब की किताबों को भी पढ़ो। तो उस दिन नाथूराम गोडसे ने नारायण आप्टे के साथ मजमे से चीरकर गांधी के सामने आया और गांधी के पैर पड़ा और फौरन अपने पास से पिस्टल निकालकर महात्मा गांधी के ऊपर 3 गोलियां बरसा दी, और उसी दिन महात्मा गांधी का कत्ल हो गया। मैं नौजवानों के बात इसलिए बताना चाह रहा हूं कि नाथूराम गोडसे ने गांधी को क्यों मारा। गोडसे की सोच और गोडसे की आइडियोलॉजी क्या थी, और गोडसे के पीछे कौन लोग थे। मैं सावरकर का नाम इसलिए लिया हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे कपूर, जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट में ये बात को कहा गया कि सावरकर महात्मा गांधी के कत्ल में कॉन्स्पिरेटर थे, और महात्मा गांधी के कत्ल से पहले सावरकर के घर को जाकर गोडसे और आप्टे ने सावरकर से मुलाकात की, और सावरकर ने नीचे आकर उनको छोड़कर कहा कि तुम जिस मकसद के लिए जा रहे हो तुमको उसमें कामयाबी मिलेगी। कपूर कमीशन की रिपोर्ट में बात कही गई
और गोडसे ने गांधी को क्यों मारा? क्योंकि गोडसे ये कहता था कि गांधी मुसलमानों की हिमायत करते हैं। गोडसे ने गांधी को इसलिए मारा क्योंकि गोडसे का और उसके साथियों का मानना यह था कि गांधी हिंदुओं के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, और गोडसे ने गांधी के जिस्म में 3 गोलियां दाग दी। नौजवानों, याद रखो इस बात को कि गोडसे ने गांधी को कत्ल करने से पहले अपनी खतना भी कराई थी। और नहीं, ये सुनिए आप, ये इसलिए किया था कि गोडसे को यकीन था कि जब मजमे में मैं महात्मा गांधी पर गोलियां बरसाऊंगा और लोग मुझे टूट पड़ेंगे और मुझे मारेंगे, और जब मेरे जिस्म के कपड़े उतार कर देखा जाएगा तो हिंदुओं को यकीन हो जाएगा कि देखो एक मुसलमान ने गांधी का कत्ल कर दिया। ये इस सोच के आदमी थे, ये इस तरह की हरकत गोडसे ने की। मैं आज आपको ये बात बता रहा हूं कि आज भी सारी दुनिया जानती है कि अगर उस वक्त की कांग्रेस की हुकूमत सही गांधी के असैसिनेशन के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन कर दी तो उसी वक्त बड़े बड़े संघ परिवार के लीडर जेल में रहते थे। मगर उस वक्त की कांग्रेस की हुकूमत ने सही इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। आज भी गांधी के कत्ल का जो लोग उसमें साजिश रचाए, आज भी ये चेहरे सामने नहीं आते। अच्छा, ये गोडसे और नारायण आप्टे कौन थे? ये नारायण आप्टे एक दीक्षित महाराज के पास गया, दोनों गए, गोडसे और नारायण आप्टे, जाकर कहा कि दीक्षित महाराज, हम निजाम की पैसे लूटेंगे, तुम्हारे पास बड़े बड़े गाड़ियां, हमको बड़े बड़े गाड़ियां दे दो। तो दीक्षित महाराज ने कहा लेकर जाओ, और कई दिन हो गए। तो महाराज ने कहा कि बेटा क्या हुआ, बड़ी गाड़ी तो लेकर चले गए, बोले अभी कर रहे। बाद में दीक्षित महाराज को समझ में नहीं आया तो गए, जाकर देखा तो क्या हुआ कि उनकी बड़ी अंपाला गाड़ी में नारायण आप्टे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इश्क रचा रहे हैं। भाई हट जाइए, भड़काऊ भाषण हो रहा, बीच में नहीं आना। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। मैं बिल्कुल सच्चाई से कह रहा हूं। वो महाराज बोले ये क्या है, तुम तो गाड़ी लेकर गए थे निजाम के पैसे लूटने के लिए, और तुम यहां पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हमकी डमकी मनी हनीमून क्या कर रहे? ये पहली मिसाल। दूसरा, उन्होंने जाकर पैसे लिए कि हमको स्टेन गन चाहिए क्योंकि पार्टीशन में जुल्म हो रहा है, हम स्टेन गन से हिफाजत करेंगे। अक्सरेती तबकों की स्टेन गन ले लिए, उसको कॉक करना नहीं आया, इस्तेमाल करना नहीं आया। ये इनका बैकग्राउंड। और गोडसे का और एक बैकग्राउंड सुनो आप। गोडसे इस भारत देश का, आजाद भारत का सबसे पहला टेररिस्ट, और गोडसे जब पैदा हुए तो उनके मां बाप ने उनके नाक में नाक की बाली डाली और कई साल तक उनको बच्चियों के कपड़े पहनाए, क्योंकि उनसे पहले कई बच्चे होते थे, इंतकाल हो जाता था। तो मां बाप ने समझा कि नाथूराम को, इनका नाम नाथूराम नहीं था, वो नथ डालने से नाथूराम हो गए। तो कई साल तक उनके मां बाप ने उनको बच्चों के कपड़े पहनाए, उसके बाद उनको भाई पैदा हुए। तो गोडसे को एक तकलीफ थी कि मुझे अपनी मर्दानगी दिखाना है, मैं मर्द हूं। उसको एक जहन में पैदा हो गई थी बात, ये नफ्सियात का शिकार हो गया था। इसलिए गोडसे ने अपनी मर्दानगी को दिखाने के लिए जहर आलूदा माने हेटफुल आइडियोलॉजी को अपनाया और गांधी के सीने में 3 गोलियां दाग दी। बताइए आपके
28 जनवरी तक गोडसे और नारायण आप्टे के पास पिस्टल नहीं था, बंदूक नहीं थी। अगर मैं गलत ना कहूं तो 9mm बेरेटा पिस्टल था वो। ग्वालियर का एक शख्स इन लोगों को पिस्टल दिया और कोर्ट में जो पिस्टल, जो हथियार गोडसे के हाथ में दिया वो छूट गया। जिसने गोडसे को वेपन दिया गांधी को मारने का, वो बच गया। आप बताइए फिर ये क्या हो रहा है? गोडसे ने और नारायण आप्टे को सजा हुई, उनको फांसी हुई, मगर आज भी आपसे कह रहा हूं कि जिन लोगों ने गोडसे को हथियार दिया, एक मर्तबा नहीं 5 मर्तबा बापू पर जान लेने का हमला इन सब ने मिलकर किया था। एक मर्तबा नहीं 5 मर्तबा, और 5वीं मर्तबा इनको कामयाबी मिली। मुंबई का एक पुलिस का अहदेदार था, नाम याद नहीं आ रहा, उस वक्त मोरारजी देसाई वहां के होम मिनिस्टर थे। उसने जाकर कहा कि गोडसे मुलविस है, सावरकर का इन्वॉल्वमेंट है। तो मोरारजी भाई ने कहा क्या कह रहे हो, ये पूरी आग लग जाएगी, खामोश हो जाओ। कपूर कमीशन में पूरा खुलकर आ गया कि कौन कौन से लोग थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आज भी भारत में गांधी से मोहब्बत करने वाले हैं तो याद रखो, मैं तुमसे कह रहा हूं, या तो ये देश अंबेडकर के बना हुए संविधान पर चलेगा, ये देश गांधी की कुर्बानियों को रायगा जाने नहीं देगा, ये देश हमारे मुजाहिदीन आजादी जिसमें नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जौहर बरादरान, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कई लोग थे जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया। 1 साल 2 साल नहीं, 10-10 साल, 8-8 साल जेलों में अपनी जिंदगी गुजारी। इन लोगों की कुर्बानी को अगर आप रायगा देना चाहते हैं और इस मुल्क को गोडसे के रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं तो यकीनन ये हम तमाम के लिए शर्मिंदगी की बात होगी कि गोडसे नफरत का पैगाम देता था। गोडसे नफरत की बुनियाद पर गांधी को मारा। गोडसे इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब गांधी के कत्ल के चंद दिन के बाद गांधी के बेटे दिल्ली के पुलिस स्टेशन में जाकर गोडसे से मुलाकात किए, वो देखना चाहते थे कि कौन है वो शख्स जिसने मेरे बाप का कत्ल किया। वो समझ रहे थे कि कोई दिखने में बड़ा डरावनी चेहरा होगा, हैवान होगा, मगर जब जाकर देखा तो कहा किसने मारा मेरे पिता को? तो कहा ये खुद आवाज आई कि मैंने तुम्हारे बाप को गोली मारी, मेरा नाम नाथूराम गोडसे है। क्यों मारी? गांधी के बेटे ने पूछा। तो क्या जवाब दिया गोडसे ने? कोई वजह नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल वजह है। अब समझ में आई तुमको बात कि पॉलिटिकल। ये गोडसे के जितने मौजूदा चेहरे हैं जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर भारत में हिंदू और मुसलमानों की नफरत पैदा कर रहे, ये गांधी के मानने वाले नहीं, ये अंबेडकर के संविधान के मानने वाले नहीं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानियों को मानने वाले नहीं, ये जौहर बरादरान और मौलाना अबुल कलाम आजाद की कुर्बानियों को मानने वाले नहीं, ये गोडसे के जानशीन है। और ये तमाम गोडसे के जानशीनों ने ही, ये तमाम गोडसे के जानशीनों ने ही दिल्ली की सड़कों पर सिखों का कत्लेआम किया। ये तमाम गोडसे के जानशीनों ने ही भारत की सरजमीन में हिंदू और मुसलमानों में फसाद करवाया। ये तमाम गोडसे के जानशीन है जिन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद की। ये तमाम गोडसे के जानशीन है जिन्होंने आसाम में नल्ली का मैसेकर किया। ये तमाम गोडसे के जानशीन है जिन्होंने मुरादाबाद में फसाद किया। हर जगह पर अगर देखा जाए तो गोडसे के चाहने वाले हैं, क्योंकि गांधी का जो चाहने वाला है, यकीनन गांधी हिंदू थे, अपने मजहब पर चलते थे,
राम को बड़ा मानने वाले थे, मगर गांधी जिस मोहब्बत और अकीदे से राम को मानते थे, ये आज मौजूदा दौर के गोडसे राम के नाम पर मुल्क में नफरत पैदा करना चाहते हैं। क्योंकि जब गांधी को गोली मारी गई तो गांधी ने क्या कहा है? राम कहा। गांधी ने क्या कहा था? इसलिए नौजवानों, फर्क समझो। ये गोडसे के जानशीन जो आज हमारे सामने हैं, इनको पहचानो, जो नफरत पैदा करना चाहते हैं हमारे भारत में। इनके पास इख्तिदार होगा, इनके पास ताकत होगी, मगर याद रखो, इंसान की तारीख गवाह है कि हमेशा जीत मोहब्बत की हुई है, नफरत को शिकस्त हुई है, और इंशाअल्लाह ताला मोहब्बत गालिब होगी शिकस्त को, और ये नफरत को शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपके सामने अर्ज करना बेहद जरूरी था। और ये संघ परिवार के लोग बोलते हैं, नहीं गोडसे हमारे पास नहीं था। कहां से आया? आसमान से टपका उन्हें। गोडसे का भाई का फ्रंट लाइन मैगजीन का इंटरव्यू है संघ परिवार के लोगों। उनके भाई का नाम शायद गोपाल गोडसे था, जिन्होंने फ्रंट लाइन के इंटरव्यू में कहा कि अडवाणी झूठ बोलता है। हमारा भाई नाथूराम गोडसे संघ परिवार का इंटेलेक्चुअल वर्कर था। हम बचपने से आरएसएस से वाबस्ता थे। और आप कहते नहीं नहीं, अरे कितना नहीं नहीं बोलेंगे, हर चीज तुम्हारी सामने है। और तुम ये समझ रहे हो कि बिल्ली अगर आंख बंद करके दूध पीती है तो दुनिया नहीं देखती, दुनिया जानती है आप कहां से आ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और वाकया सुनो। जब नाथूराम गोडसे को कोर्ट में फांसी की सजा दी गई थी, तो कोर्ट में बैठने वाले वकील और लोग रो रहे थे। वो समझ रहे थे देखो कितना बड़ा देशभक्त है गोडसे, उसको फांसी की सजा दे दी गई। क्या आज तुम नहीं देखते नजारे वो? क्या आज तुम नहीं देखते नजारे वो कि जो लोगों का कत्ल करते हैं? रकबर खान को राजस्थान में एक शख्स ने जिंदा जला दिया, वीडियो निकाला, फिर कुराड़ी से उसको मारा। वीडियो आज भी है। जब उस शख्स को राजस्थान की अदालत में लाया गया तो उसको जुलूस की शक्ल में लाया गया, जैसा लाया गया कि इनके बहन का शौहर था और अपने पहले मर्तबा अपने ससुराल को आ रहा है। और कोर्ट की बिल्डिंग पर खड़े होकर एक भगवा झंडा लहरा दिया गया, एक भगवा झंडा लहरा दिया गया। क्या तुम नहीं देखते? क्या तुमने नहीं देखा, हमारी आंखों ने नहीं देखा कि जब झारखंड में एक शख्स को बीच रोड पर मारा गया पकड़कर, सिर्फ इस झूठे इल्जाम पर कि उसके पास गोश्त निकला। अदालत ने उन मुल्जिमीन को कातिल करार दिया, हाईकोर्ट से बेल हुई तो एक मरकजी वजीर उन कातिलों का खैर मुकद्दम करते फूल का हार पहनाकर। क्या तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा कि जब अखलाक को मार दिया गया और अखलाक के मारने वाले की उसकी मौत हुई तो सिटिंग मिनिस्टर जाकर उसके जनाजे पर फूल चढ़ाता है? क्या तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा कि भारत में जुलूस निकाले गए कि देश के गद्दारों को गोली मारो, फुला फुला को? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस देश को अगर बचाना है तो गोडसे के जानशीनों से बचाना है। इस भारत को अगर बचाना है तो गोडसे की नफरत की आइडियोलॉजी से बचाना है। और मैं आज देखा टीवी पर हमारे मुल्क के वजीर आजम, प्रधानमंत्री बापू को खराजी अकीदत पेश करते राजघाट जाकर। क्या हमारे मुल्क के वजीर आजम को नहीं मालूम कि जस्टिस कपूर कमीशन की इंक्वायरी ऑफ रिपोर्ट में बात कही गई कि सावरकर को कॉन्स्पिरेटर थे? बताओ क्या ये झूठ है या सच है? आप गांधी को भी खराज अकीदत पेश करेंगे और सावरकर को भी अपना हीरो मानेंगे।
अरे ये कैसा मुमकिन है? दो समंदर के किनारे कभी एक नहीं हो सकते, मगर ये काम आज बीजेपी और संघ परिवार आपके सामने देख लो। आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हमको इस मुल्क को बचाना है तो नफरत की आग को बुझाना पड़ेगा। ये नफरत की आग इस मुल्क को कमजोर करके रख देगी। और लोग कहते हैं, मुझसे एक मीडिया के लोगों ने सवाल किया कि 26 जनवरी के दिन जो कुछ लाल किले में हुआ वो शेमफुल डे था। मैंने कहा बिल्कुल सही है, नहीं होना था। हम हर तशद्दुद की और वायलेंस को कंडेम करते हैं, मगर मैंने पूछा कि क्या 1960 के दहे में जब दिल्ली के पार्लियामेंट पर तमाम लोग आकर हमला किए थे कि गाय कशी के खिलाफ कानून बनाओ, हिंदी को जबान बनाओ, तो क्या वो शेमफुल डे नहीं था? तो उस मीडिया के जिम्मेदार ने कहा, आपको याद है? मेरा बहुत याद है, हमको बाबा आदम से लेकर अब तक पूरी तारीख याद है। मैंने कहा, इस दिल्ली की सड़कों पर सिखों को उनके जिंदा सिखों के गलों में जलते हुए टायर डाले गए। एक कांग्रेस का बड़ा लीडर रिकाबगंज की गुरुद्वारा के सामने ठहर कर सिखों का कत्ल करवाया, वो मिनिस्टर बन गया किसी रियासत का। क्या वो शेमफुल डे नहीं था? बाबरी मस्जिद को शहीद करना शेमफुल डे नहीं था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया शेमफुल डे था। जहां आपको सूट करेगा शेमफुल, और जहां आपको नहीं सूट करेगा बोलेंगे ये हमारा फुना दिवस है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे मुल्क की मौजूदा राजनीति है। ये जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के का एक कन्वेंशन के तौर पर जनाब अब्दुल रहीम साहब की ज़ेरे क़यादत ये जलसा रखा गया। मैं गुलबर्गे को इसलिए आया हूं कि आप तमाम से अपील करने के लिए कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। मैं आपके पास इसलिए आया हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।